अच्छा जी, एक्रूवल को रिज्यूम करते हैं। अनलकीली इनकम स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये फुली डेफिसिट एसेट वाले में बच्चों ने शरारतें की, जैसे आपने देख ही लिया है, डिस्पोजल करवा लिया, फिर नोट की बात पूछ ली, तो फिर बात बढ़ती चली गई, फिर बात बढ़ती चली गई, निशाना ठीक है मेरा, फिर बात बढ़ती चली गई। तो सुने, मत बताओ इसको, मत बताओ इसको। अच्छा जी, लेकिन हमने एक्सपेंसेस का ये सवाल भी किया, मैंने लोन के जो ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट का और लोन का वो भी मैंने डिस्कस कर लिया, और 2 तरह के ट्रायल भी पढ़ा दिया। ऐसी बात नहीं कि कुछ किया नहीं एक्रूवल का, बस इनकम को छोड़ दिया। मैंने कहा चलो अच्छा है, जरा और पक्का कर लें, एक्रूवल एक्सपेंस का पक्का हो जाएगा तो इनकम में तो लगने 15 मिनट थे, लेकिन 15-20 मिनट इस नोट किया और इस सवाल के अंदर बच्चों ने ज़ाया कर दिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग नॉट मोर देन 20-25 मिनट्स इस सवाल के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन खैर से पौना घंटा लगा दिया तो बच्चों ने। खैर चले, तो क्या हो सकता है। अच्छा जी, फिर भी कर लेते हैं एक बार ताकि सब एक ही पेज पे हों। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ यूरा एट 31 दिसंबर 13। सवाल को दुरुस्त कर लें, तमाम खासो आम को मुत्तला किया जाता है, इस सवाल को दुरुस्त कर लें। ये कॉमन सेंस यूज करके आपने कर भी लिया होगा, मैं इस दफा फिर भूल गया था, इस बार फिर मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख लिया, करेक्शन नीडेड। अच्छा चलें, पेज नंबर 104 है बुक्स का, इस पे सवाल नंबर 11 ओपन कर लें सारे बच्चे। ओके, शुरू करते हैं जी। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ यूरा 31 दिसंबर 13। क्लोजिंग ट्रायल गिवन है और उसमें स्टेशनरी, रेंट, रेट, लाइटिंग, हीटिंग, इंश्योरेंस और बिजनेस सैलरीज आ रही हैं। अदर इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है, हर एक इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट कर रही है, तरतीब से मैंने नंबर लिख लिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड अबव इन्फॉर्मेशन इन रेलेवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13 एंड क्लोज द अकाउंट्स। मतलब उन्होंने सिर्फ लेजर्स मांगे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था एक्सट्रैक्ट्स भी बनाकर आइएगा। ओके, तो शुरू करते हैं जी 1 बाय 1। सबसे पहले स्टेशनरी है और स्टेशनरी की एडजस्टमेंट भी साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि पूरी बात हमारे सामने हो। ठीक है जी, ये जी स्टेशनरी है। किसी भी दफ्तर के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेशनरी का होना जरूरी है। ठीक है, और स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आती हैं, बेचने के लिए नहीं। इवन कि आप बुक शॉप भी कहो, बुक शॉप की तो स्टेशनरी स्टॉक है, बिल्कुल स्टॉक है वो बुक शॉप का, लेकिन बुक शॉप वाले ने भी कुछ स्टेशनरी अपने इस्तेमाल के लिए अलग रखी होती है, कॉपी पेंसिल, हिसाब किताब रखने के लिए। ठीक है, तो मैं उस स्टेशनरी की बात नहीं कर रहा जो बुक शॉप वाले का स्टॉक होती है, मैं बात कर रहा हूँ स्टेशनरी की जो कोई भी दफ्तर, ऑफिस सप्लाईज भी इसको कहते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए खरीद कर रखता है। जैसे कॉलेज वालों ने, मैंने कल शायद बात की थी, जैसे कॉलेज वालों ने ये 400 मार्कर खरीदे, इनमें से ईयर एंड पर, सेशन एंड पर 300 इस्तेमाल हो गए, 1 बच गया, तो क्या 400 का 400 मार्कर एक्सपेंस आउट कर दिया जाए? नहीं, ये अभी फ्यूचर में इस्तेमाल होकर फायदा देगा, तो ये एसेट है। इसको स्टॉक और स्टेशनरी कह लें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो यूं कहूंगा हर चीज अलग अलग हो ना, ऐसे क्लियर कट होनी चाहिए। प्री पेमेंट कहें तो भी अच्छा नहीं लग रहा, प्री पेमेंट के नॉर्मली अगेंस्ट या फ्यूचर में सर्विसेज आती हैं। ये तो ऐसी एक चीज है जो हमारे पास एसेट है। ठीक है, बेचने वाला एसेट नहीं है इसलिए इन्वेंटरी नहीं कह रहे, तो फिर क्या कहें, स्टेशनरी ही कह दें। प्री पेमेंट भी मुनासिब नहीं लगता। बिल्कुल सही है किसी ने प्री पेमेंट कह दिया इसको, बिल्कुल सही है किसी ने इसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कह दिया, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी कह दिया, और फिर जिसने पूछा उसको कहा इसने कि जी ये मेरा इन्वेंट्री है, बेचने वाली अलग है, ये मेरी इन्वेंट्री अलग है, कोई गलती नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्लियर कट एक एक चीज बताना चाहिए ना बच्चे को। ठीक है, तो स्टेशनरी एसेट बोल देंगे इसको। ठीक है, अब वो कहता है जी स्टेशनरी 560 ट्रायल में गिवन है, स्टेशनरी 560 ट्रायल में। अभी तक तो हमारी जिंदगी में क्या चीज है, पेड आता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर वॉज स्टेशनरी स्टिल इन हैंड, यानी अनयूज्ड। तो अनयूज्ड जो है, जैसे आपने बेचने के लिए कोई स्टेशनरी ली होती थी और वो अनसोल्ड होती थी, वो स्टॉक होता था, ऐसे ही आपने इस्तेमाल के लिए कोई स्टेशनरी खरीदी है और अभी अनयूज्ड है, तो ये एसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब 15 रुपए, उसकी कह रहे हैं कॉस्ट 15 है। इसका मतलब अगर आप स्टेशनरी का लेजर बनाएं तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग है, तो फिर टाइम जाया नहीं करेंगे। फिर दूसरा स्टेप रिकॉर्ड करेंगे कैश। अब कैश हमने अभी तक यही सीखा हुआ है कि ट्रायल में पड़ा होता है कैश ही, तो हमने यहां से आकर उठाया 560। किस तरफ आता है एक्सपेंस के लेजर में कैश? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करके ये सोचना है जी। उठाया हमने ट्रायल से ही है जी, कितना 560। लेकिन सवाल ने खुद ही बता दिया स्टेप 3 में जो क्लोजिंग तुमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मत करो, हम बता रहे हैं। ठीक है, कितना स्टेशनरी का स्टॉक, कितना स्टेशनरी जो है वो अभी तक इन हैंड है, इस्तेमाल नहीं हुआ, यूज है 15 ओनली। ठीक है, ओनली 15। ठीक है, तो ये एसेट है, एसेट है, लायबिलिटी है। एसेट का क्लोजिंग किस तरफ आता है? तो बस फिर वैसे ही अब हम बड़े हो गए, अब हमने ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेबल नहीं लिखना, अब हम सीडीबीडी लिखा करेंगे, बस बहुत हो गई, अब सीख लिया कल हमने। ओके जी, वो समझ जाता है, ये बिल्कुल इग्नोर में ये करना होता है, वो समझ जाएगा। क्लोजिंग इस तरफ आता है ना एसेट का जी, बोले 15। और एक्सपेंस की फिगर आएगी बैलेंसिंग, जो कि हमने बैंकनी होती है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। जी लिखते हैं, लिखते हैं जी, बोले। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम नॉन प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल्स कुछ और लिखते हैं। जी बिल्कुल, ये एक नॉर्म है अकाउंटेंट्स की। माइनस का साइन लगाने के बजाय ब्रैकेट लगाते हो, फिर अब नॉर्म है ना वो भी, तो जी है ना यार, ऐसे ना करो, ऐसे करके तो दुख दिया तुमने मुझे ये बात करके। जी बता दें, इस लेजर में से एक्सपेंस 545 का जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और क्लोजिंग 15 करंट एसेट्स में नजर आएगा। तो स्टेशनरी एक्सपेंस कितना आ गया जी? 545। लेकिन एग्जामिनर को बताएं कि आपने अगर वर्किंग, मैं वर्किंग कह देता हूँ, ठीक है ना, वैसे रिक्वायरमेंट होगा तो वो 1 2 3 आपने लिखा होगा, रिक्वायरमेंट का रेफरेंस दे देना। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझसे उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे, तो आपसे इस लेवल पे लेजर नहीं मांगनी, एडजस्टमेंट ही होनी है।
तो बस इसलिए प्रैक्टिस इस तरह से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लेजर से आपने रेफर किया 545 का है जी एक्सपेंस, ठीक है। माइनस का साइन लगा दो, लगाना है नहीं लगाना तो ना लगाओ, क्या करें, लगा दें, लगा देते हैं सर। कुछ काम ज्यादा ही किया करें आप, हमारा दिल यही होता है, ठीक है। हम आप लगाएं प्लीज, ठीक है। ओके नेक्स्ट, क्लोजिंग एसेट है तो करंट एसेट्स में नजर आएगा, बस स्टेशनरी लिख दो। करंट एसेट्स में स्टेशनरी पड़ी है तो इसका मतलब इस्तेमाल नहीं हुई तो पड़ी है ना एसेट्स में, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक को स्टेशनरी कोई लिख दे तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं जी। स्टेशनरी दो बार, आगे बढ़े। नेक्स्ट रेंट है, ओके जी। रेंट वाली एडजस्टमेंट नंबर 2 उसको हिट कर रही है, ठीक है। रेंट ऑफ 300 फॉर लास्ट 3 months ऑफ 13 हैज नॉट बीन पेड एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स एट ऑल फॉर इट। अच्छा जी, ये तो सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल एडजस्टमेंट है। इस सवाल में सिर्फ इंश्योर ये किया गया 5-7 मिनट में, 10 मिनट में मैं इसको लपेट भी शेयर रहा होता हूँ। सिर्फ इंश्योर ये किया गया कि आपको ये क्लियर कट पता लग जाए एक्सपेंस वगैरह कहाँ से निकलता है, क्लोजिंग कहाँ से निकलता है, क्या चीज कहाँ जानी, ठीक है। तो रेंट ऑफ 300,000 फॉर लास्ट 3 months हैज नॉट बीन पेड, इसका मतलब क्लोजिंग में क्या है, पेएबल। लेकिन हम अपने स्टेप्स के ऊपर चलते हैं। स्टेप 1 में ओपनिंग लिखेंगे, कहीं पे नजर नहीं आ रहा। स्टेप 2 में कैश एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना है जी 900, ट्रायल से उठाया, हमने डबल एंट्री को नहीं करे, हुई पड़ी है, ठीक है जी। उसके बाद रेंट आखिरी 3 महीनों का क्या है, हैज नॉट बीन पेड, यानी कि क्या है, पेएबल, ठीक है। तो फिर क्लोजिंग पेएबल आ गया। लायबिलिटी किस तरफ आएगी, डेबिट साइड, कितना 300। तो सादा सी बात है भाई, 900 आपने पे कर दिया, 300 कह रहा है अभी साल का पे नहीं हुआ, तो एक्सपेंस हुआ है तो पे नहीं हुआ ना, आखिरी 3 महीनों का इस्तेमाल तो कर लिया, बिल्डिंग ने कब का बिल्डिंग छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो सिंपल 12 महीनों का एक्सपेंस 1200 बनता था, लेकिन 900 पे हुआ था, तो बाकी भी 300 एक्सपेंस में डालना पड़ेगा, ये मजबूरी है। हाँ पे नहीं किया तो पेबल आ रहा है, ठीक है जी। बोले 1200 ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर रेंट एक्सपेंस आ गई यहाँ पर 1200, और करंट लायबिलिटीज में रेंट पेएबल आ जाएगा, ठीक है जी 300। डन, चलें आगे। रेट्स कहते हैं टैक्स को। अगर आपने टैक्स पढ़ लिया है, अब शुरू कर दिया पढ़ना, तो आपको पता होगा, ये ऐसी बात है कि शुरू में आ जाती है। सबसे पहली चीज ये लिखी होती है डेफिनेशंस में, एनी सेस चार्ज रेट टैक्स, ऐसी बात लिखी होती है ना। तो ये सेस चार्ज रेट टैक्स, इस रेट्स को भी क्या कहते हैं, टैक्स ही कहते हैं। तो रेट इज टैक्स। बाहर के मुल्कों में ज्यादातर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉरन सवाल जहां से कहीं से उठाया जाए, फॉरन से उसके अंदर रेट्स अक्सर आ रहा होता है, ठीक है। तो रेट्स जस्ट लाइक एन एक्सपेंस, कोई भी और जिस तरह का होता है। अच्छा, वो कहता है रेट्स कितने गिवन है ट्रायल में, 380, ठीक है जी। अच्छा, अब 380 के ना उसने बाइफिकेशन कर दी थोड़ी सी, कहता है ऑफ द रेट्स, यानी 380 में से 280 के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है जी, कहता है जी 280 जो है वो वॉज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। क्या मतलब, नहीं इस जुमले का मतलब बताओ मुझे, इस जुमले का मतलब बताओ मुझे। जो साल 31 मार्च 14 को खत्म होगा ये उसके लिए है, और इसकी पूरी बात अगर हो तो यूं हो, वो साल जो 1 अप्रैल 13 से शुरू होकर 31 दिसंबर 14 पे खत्म हो। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है आपके एक्रूअल के टॉपिक में, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी, इस तरह से जैसे फॉर द लिखा हो, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 10, इसका मतलब क्या होगा, वो साल जो 30 जून 10 पे एंड हो रहा है, तो मतलब तो शुरू कब हुआ होगा, 1 जुलाई 9 से 30 जून 10। लिखा हो फॉर 6 months एंडिंग 31 मार्च 20, तो वो 6 months जो एंड हो रहे हैं, वो 6 months जो एंड हो रहे हैं, क्या करूं, खा दूं इसको और क्या करूंगा जी, वो 6 months जो एंड हो रहे हैं 31 मार्च 2020 पे, तो फिर शुरू कब हुए होंगे, वो 6 महीने बैक से गिन लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ऐसे भी लिखा हो सकता था फॉर 6 months टू 31 मार्च 20, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 6 months जो 31 मार्च 20 तक हैं, तो फिर वो, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इसको पहले चेंज किया करें जी। तो ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कभी इस तरह से लिखा हो सकता है फॉर 3 months एंडिंग, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ओके। तो इसका मतलब क्या है जी, वो कह रहा है ऑफ द रेट्स, यानी 380 के टोटल रेट्स में से जो मिटाना है वो नहीं मिट रहा, बस बाकी सब मिट रहा है सारे मिल गया जी। 380 के रेट्स में से कहते हैं 280 के बारे में क्या कह रहा है कि ये है 1 अप्रैल 13 से लेकर 31 मार्च 14 तक, ये मतलब बनता है, ठीक है। अब इस 280 से कोई मसला है आपको, है ना मसला, हमारा ये 31 दिसंबर 13 पे हो रहा है। अब ये 12 महीने की पेमेंट है, इसमें से 3 महीने की अगले साल के 3 महीनों की है ना, तो हमारे साल में वो एक्सपेंस आउट नहीं करना, वो क्या है, प्री पेमेंट। चलो बाकी के बारे में बाद में देखते हैं, पहले रेट्स पे आए। स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, कोई नहीं मिला। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल में फिलहाल तक तो हमारे पास पेड की फिगर आती है कितनी, 380। फिर उसने बोला इसमें से 280 जो है वो प्रीपेड है, यानी एसेट है, इसमें से प्रीपेड है ना, प्रीपेड मतलब एसेट है ना, मतलब क्लोजिंग तो इस तरफ आएगा ना, एनी सारी गल ही पै गए, गाली सी ना। अब ये 280 है पूरे साल का, वो कह रहा था फॉर 12 months फॉर ईयर एंडिंग, हमें इसमें से चाहिए 3 माह 70, ठीक है जी। तो ये 70 रुपए क्या हो गया जी, प्री पेमेंट आ गई। तो फिर बैलेंसिंग फिगर कहां फेंक देंगे, क्योंकि बाकी 100 के बारे में ना वो खामोश है, वैसे मैं आगे नहीं पढ़ रहा, फिलहाल मैं कह रहा हूं क्या खामोश है। अगर वो खामोश है तो क्या अज्यूम करेंगे,
क्या अज्यूम करेंगे जो 100 200 380 में से 280 जो है 280 के बारे में उसने बता दिया, पिछले साल का प्रीपेड हमने कभी नहीं सोचना, क्या जाना मैंने भी गाल कर लेंगे। 380 में से कहता है 280 जो है उसके बारे में बताऊं, 280 में से 70 प्रीपेड है, तो मतलब 280 में से 210 हमारे साल का एक्सपेंस है, 210 तो होगा हमारे साल का एक्सपेंस। अब एक 100 और भी इसमें पड़ा है, उसके बारे में चुप है, तो कल भी बताया था, क्या अज्यूम करेंगे वो पहले 3 महीनों का एक्सपेंस होगा, वैसे वो चुप नहीं था। अच्छा 210 जमा 100 310 बनता है, लेकिन उसने खुद बता भी दिया था, क्या कहता है, द रिमेनिंग 100 वॉज फॉर 3 months एंडेड 31 मार्च 2013, 3 months एंडेड ऑन 31 मार्च का मतलब जनवरी फरवरी मार्च। अच्छे सवाल ऐसे होते हैं, सब कुछ बताएं। रेट्स 310 एक्सपेंसेस में आ गया, और प्रीपेड रेट्स 70 रुपए के, ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। ओके डन, चले आगे। नेक्स्ट क्या है जी, रोशनी एंड गर्मी 590.4 फ्यूल हैड बीन डिलीवर्ड ऑन 18 दिसंबर एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000। कहता है जी 15,000 का फ्यूल आया था, आ गया एंड हैज बीन कंज्यूम्ड फॉर, और कंज्यूम भी हो गया, इस्तेमाल भी हो गया, यानी एक्सपेंस तो हो गया। आगे कहता है नो इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड फॉर 15 इन 13 एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन अकाउंट्स, मतलब एंट्री तो नहीं हुई कि पेबल कहां से पता लग रहा है भाईजान, अभी बिल ही नहीं आया, इनवॉइस ही नहीं आई, तो फिर इनवॉइस आएगी तो पेमेंट होने की बात की तरफ जाएंगे। ठीक है भाईजान, क्लियर लिखा हुआ उसने कि जी हमने पहले पैसे दिए हैं और फिर ये आया है, वो कह रहे हैं इनवॉइस ही नहीं आई, तो नॉर्म ऐसे ही होती है भाई, ये रनिंग बिजनेसेस के अंदर आपको जाके वो फ्यूल के पैसे नहीं देने पड़ते, आपकी तो रूटीन चल रही होती है, आपका काम आ रहा होता है, काम चल रहा होता है, पैसे बाद में वो बिल भेज देते हैं, एक बार महीने का बिल भेजने हो सकता है 10 दिन के बाद बिल भेजते हो, हफ्ते के बाद बिल भेजते हो, तो बिल नहीं है तो इसका मतलब पेमेंट तो बात की बात है। लेकिन मसला ये नहीं है कि हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ बिल और पेमेंट, हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। जब हमने यूज अप कर लिया, फ्यूल यूज अप हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो बहरहाल 15,000 का फ्यूल जो है वो पेबल है, 590 की पेमेंट आ रही है। स्टेप 1 ओपनिंग कोई नहीं है, स्टेप 2 कैश देखेंगे कितना 590 ट्रायल से लिया हमने। ठीक है, स्टेप 3 क्लोजिंग में पेबल है कितना 15 बेटा, तो 1000 ही तेरा सीधा नहीं हो रहा आज जी। एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बताइए जी लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस कितना 605, और लाइबिलिटीज के अंदर आएगा लाइटिंग एंड हीटिंग पेएबल 15 जी, बेहतर हो गया ना, बेहतर। नेक्स्ट बहुत आसान एडजस्टमेंट थी, सिर्फ हम देख ही रहे हैं एक्सपेंस में क्या जाना, बार बार ताकि वो जहां पे जरूरत पड़ना, ताकि वहां के लिए आपकी पक्की तैयारी हो जाए। ठीक है, इंश्योरेंस 260 पेड है, कहता है 70,000 ऑफ द इंश्योरेंस पेड वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर फॉर द ईयर 14। इतनी सिंपल एडजस्टमेंट हमने से मुश्किल वाली कर ली थी। वो कह रहा है 260 की इंश्योरेंस जो पे हुई है, वो कह रहा है ऑफ द इंश्योरेंस पेड, जो ट्रायल में पड़ी है पेड है ना, ऑफ द पेड 260 में से 70 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अगला साल, तो हमारे साल का एक्सपेंस नहीं है, प्री पेमेंट है, तो उसने प्री पेमेंट खुद निकाल कर दी। तो स्टेप 1 ओपनिंग कोई नहीं, स्टेप 2 कैश कितना 260, स्टेप 3 कहता है इसमें से 70 14 के साल का है, हम तो 13 में खड़े हैं, तो क्लोजिंग में क्या आ गया, ये गिवन था, कोई कैलकुलेशन नहीं की हमने जी। 1 एक्सपेंस आउट कर दें, इसको थोड़ा पक्का हो रहा है कितना, वो समझ आना शुरू हो गई अब, सर हम तो पढ़ा हुआ था ये जी। अच्छा जी, ये जो आप रेंट एक्सपेंस आपने निकाला है वर्किंग 2 में, रेट एक्सपेंस आपने निकाला है ना बैलेंसिंग वर्किंग 3 में, ये बैलेंसिंग निकाल रहे हो आप लोग, जो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो उसकी वर्किंग रेफर करते जो, ये आपने बैलेंसिंग निकाला वर्किंग 4। ठीक है, लेकिन 4 सॉरी, लेकिन स्टेशनरी सवाल में गिवन था प्रीपेड रेट्स, ये आपने निकाला, तो इसको वर्किंग 3 का रेफरेंस दो, रेट्स। ठीक है, यहां पे कैलकुलेशन की है ना आपने, देखो। उसके बाद रेंट पेबल भी उसने दिया हुआ था, ये भी पेबल दिया हुआ था, तो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, तो फिर हम रेफर भी नहीं करें। ओके, नेक्स्ट है जी वेजेस एंड सैलरीज, और कहता है नथिंग वाज गोइंग टू एम्प्लॉइज, कोई पेबल नहीं है, कोई एडवांस भी नहीं है, कैश लिखेंगे ट्रायल से उठाकर कितना 2970। अगर कोई पेबल कोई प्री पेमेंट ना हो, तो जो एक्सपेंस होता है, जो वही जो पेमेंट होती है वही एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस होता है वही पेमेंट होती है। ठीक है जी, 2970। ठीक है 29, अच्छा लिख लेते हैं, अब रह जो गया था, और कुछ पेबल प्रीपेड नहीं है। इंश्योरेंस में से कितना एक्सपेंस आया जी 190, और इंश्योरेंस प्रीपेड है आपने निकाली या गिवन थी, ये भी 70 है, ऊपर भी 70, तो चलो डन जी। चलें जी, अब अपने रजिस्टर पे लिखें इंटरेस्ट एक्सपेंस, अंडरलाइन कर लें इंटरेस्ट एक्सपेंस। सोच रहा हूं बोरिंग कॉस्ट ही शुरू कर लेंगे मंडे को, क्योंकि ये जो है ना बोरिंग कॉस्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन के साथ आता है, ये लोन की जो आज बात कर रहा हूं ना, तो जितनी को बोरिंग कॉस्ट में इसकी यूजेज है ना, वो हम मंडे को कर लेंगे, और फिर ट्यूसडे को जब क्लास शुरू करेंगे तो बोरिंग कॉस्ट
के स्टैंडर्ड की तरफ चले जाएंगे, जो ये लोन की कैलकुलेशन और किस्तों वाला लोन और करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन और ये सारा लटरम पटरम जो है वो हम भुगता देंगे, एक्रूअल के साथ ही फटका देंगे। ओके, अच्छा जी, लोन बैंक से अगर कोई लेगा तो बैंक उसको क्या चार्ज करता है? क्यों इंटरेस्ट चार्ज करता है? जी, वो बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहा है। भाई कह रहे हैं रेंट दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्डिंग इस्तेमाल करने पर रेंट दे दिया जाता है, ऐसे ही लोन किसी का पैसा, बैंक का पैसा इस्तेमाल करने पर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन एक बार याद रखना, रेंट आप एडवांस में देते हो, इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में नहीं दिया जाता, वो हमेशा एरियर में ही होता है। हाँ, ये ना कहना, यानी इंटरेस्ट में जब आप आओगे तो सुकून ये होगा कि प्री पेड इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इंटरेस्ट इनकम कल पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर पेबल हो सकता है इंटरेस्ट। ओके, पहली बात, लोन बैंक देगा और इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएगा यूजर कस्टमर लोन, वैसे वैसे वो एक्रू होता जाएगा। मिसाल के तौर पे ये भाई साहब हैं, ठीक है, इन्होंने एक लोन लिया है, मंसूर साहब, ठीक है। जिस दिन लोन लिया उस दिन वापस जाके दिया मैंने नहीं रखना लोन, तो बैंक एक दिन का इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर सकता। वो पेनल्टी शनल्टी डालें वो अलग बात है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इंटरेस्ट की। लेकिन अगर एक महीने बाद जाके वापस करें तो बैंक कहेगा मंसूर भाई 1 महीने का इंटरेस्ट तो देना, जुर्माना तो बाद में करते हैं, क्योंकि 1 महीने तो आपने पैसे इस्तेमाल कर लिए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ एक्रू होता है, एक बात। दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? लोन की प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होगी उस पर रेट लगाएंगे। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो होती है ड्यूरिंग द ईयर, उस पर रेट लगाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने लोन लिया 1 मार्च को और इंटरेस्ट रेट है उसका 10% पर एनम होता है। रेट खामोश हो या कह दे, ठीक है, खामोश भी हो ना, सिर्फ रेट लिखा हो तो रेट एनुअली होता है। तो उसने जो लोन लिया उस पर 10% आपने रेट तो लगाना है, लेकिन पूरे साल के लिए नहीं, उसको 9 या 10/12 करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अरसा लोन इस्तेमाल किया और वो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही, सिर्फ उतने अरसे का इंटरेस्ट चार्ज होता है और रेट लग के होता है, ठीक है। तो 2 अहम बातें जो आपने लिखनी है वो क्या है? पहली बात, इंटरेस्ट लिखने आपके लिए लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग इंटरेस्ट रेट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। Interest expense is calculated by applying interest rate on principal amount of loan outstanding during the year. पता है आपको, लेकिन फिर भी लिखवा रहा हूं। DTY लिख दो ना, ड्यूरिंग द ईयर को। और अगली बात भी आपको बता दी है, अगर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन हो तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था 4 नॉर्मल चीजें एक्रूअल में, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। कोई सी 3 हो, चौथी बैलेंसिंग निकलती है। अभी तक जितने सवाल किए उनमें ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग का डाटा होता था और बैलेंसिंग एक्सपेंस निकाल रहे थे। लेकिन ऐसा भी तो कभी हो सकता है कि वो डाटा ऐसा दे दे कि ओपनिंग, कैश और एक्सपेंस पहले निकले, फिर क्लोजिंग बैलेंसिंग निकल आए। तो इंटरेस्ट के केस में, रेंट के केस में भी ऐसे, रेंट के केस में आपको रेंटल दे दे और डेट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी दे दे, कोई भी नहीं सुन रहा, रेंटल दे दे, डेट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी दे दे, तो आप रेंट एक्सपेंस की फिगर भी पहले निकाल सकते हैं। हम अक्सर करते भी हर सवाल में यूं कह देते थे कि यार रेंट एक्सपेंस इतना बनता होगा, ठीक है ना। बाहर फिलहाल इंटरेस्ट की बात करें, रेंट की बात इसी तरह से किसी दिन लिखवा दूंगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में क्या कह रहे हैं? इफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट एंड डेट आर गिवन, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैन बी कैलकुलेटेड फर्स्ट, ठीक है। इंटरव्यू में पढ़ के आना चाहिए था ना। अच्छा, अब ये पेंडिंग उड़ने लगे हैं जी। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ये पेज नंबर 102 के ऊपर है जी ना। अब नहीं होने नहीं। जी बच्चों, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। आरिफ का ट्रायल है ये, लोन एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। बच्चों अगर पर एनम ना भी लिखा हो ना तो लोन, ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ लिखता था ना 14%, तो ये एनुअली होता है, अनलेस कि वो खुद कहते सेमी एनुअल या क्वार्टरली, जब तक ये खुद ना कहे हमने यूं नहीं करना है। ओके, पे चाहे मंथली होता रहे लेकिन रेट एनुअल गिवन है यहाँ। अच्छा, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ रही है भाई, ट्रायल के अंदर क्रेडिट नेचर की चीजें क्रेडिट साइड पे आती है ना, लायबिलिटी के क्रेडिट साइड पे, और ये इंटरेस्ट है, ये एक्सपेंस होता है, ये डेबिट साइड पे। अच्छा, 6 लाख का लोन है, प्रिंसिपल अमाउंट है इसका, फिर 14% इस पर इंटरेस्ट है और डेट भी गिवन है, ठीक है। तो हम एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल सकते हैं। चलो अपने स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे। ओपनिंग कितना है? अच्छा, प्रीपेड हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ये प्रीपेड तो हो नहीं सकता था तो पेबल हो सकता था, लेकिन लोन ही इस साल 1 मार्च को लिया है, ठीक है, तो फिर पहले कहां से आ गया, ठीक है, पेबल ओपनिंग कोई नहीं था। फिर ट्रायल में पेड की फिगर पड़ी है, मैं उसने रिक्वायर किया इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में तो एक्सपेंस ही जाना है ना, इंटरेस्ट ही जाना है, तो 20 ट्रायल के अंदर पेड की फिगर पड़ी है, ठीक है। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 1 ओपनिंग, स्टेप 2 कैश, स्टेप 3 क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे, सवाल खत्म। क्लोजिंग का डाटा ही कोई नहीं है, क्लोजिंग का डाटा ही कोई नहीं है, लेकिन ऐसा डाटा जरूर मौजूद है कि हम एक्सपेंस पहले आज निकाल लें। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 600, इंटरेस्ट रेट गिवन है 14%, डेट गिवन है 1 मार्च, तो पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। आज ये बैलेंसिंग नहीं है, 600 का लोन है जी, 14% आप कह रहे हो इंटरेस्ट है जी, और 10/12 कितना आता है? 1 मार्च है ना भाई, 1 मार्च है ना, जनवरी फरवरी नहीं है, 1 मार्च से 10 महीने बनते हैं। हाँ जी, 70
अब बताओ 70 का एक्सपेंस बनता था, पे कितना किया है, तो बाकी 50 क्या है, ये बैलेंसिंग निकला है आज, कोई बात नहीं, आज क्लोजिंग बैलेंसिंग आ गया। ठीक है, 4 चीजें पूरी करनी है, कोई सी 3 का डाटा होगा, चौथी हम निकाल लिया करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा, 70। बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेबल कितना जाएगा, 50। और जो चीज ना भूलो वो ये है कि लोन पेबल भी तो अब है। अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस्तों वाला है, कब जाना है कब नहीं, मैंने इसको नॉन करंट कह दिया, फिलहाल इस बहस में ना पड़ना, सॉरी। वो मैं इंशाल्लाह जो कह रहा हूं ना बोरिंग कॉस्ट में, वो जाएंगे किस्तों वाला लोन भी देखेंगे, करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन भी करेंगे, इंट्रो में पढ़ा हुआ है आपने, ओके। और ये जो बाइफरकेशन है ना करंट नॉन करंट की, ये सिर्फ बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक तक नहीं रुकेगी, ये गवर्नमेंट ग्रांट के टॉपिक के अंदर भी ऐसे ही है, फिर एनपीओ के टॉपिक के अंदर भी ऐसे ही है, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ, अगर सवाल के अंदर ये ना गिवन हो तो भी हो जाएगा ये काम, यस हो जाएगा। अगर सवाल में लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो और रेट गिवन हो तो अज्यूम करेंगे साल के पहले दिन से लोन पड़ा है, ठीक है। अगले सवाल में ऐसा ही है, अगले में उससे अगले में क्या है, अगला तो बहुत आसान है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है लेकिन इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन नहीं है, एक्सपेंस पहले नहीं निकल सकता, सवाल ने कहा पेबल क्लोजिंग, मैं बता देता हूं ये पुराना हो जाएगा, ये पेंडिंग नहीं है, किसने कहा पेंडिंग है, ये होमवर्क है भाई, हाँ ये भी अब हो जाएगा। इसमें लोन की अमाउंट गिवन है और रेट गिवन है, डेट नहीं गिवन, अज्यूम करेंगे 1 जनवरी 11 से आया है, साल के पहले दिन से, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ओके। बाकी जी 4, 5, 6 तीनों होमवर्क में है। अच्छा सुने, अब बात सुने, आखिरी बात सुने और फिर निकल जाइए, कल वो बात दोबारा भी कर दूंगा अगर आज समझ नहीं आएगी तो, बड़ी नॉर्मल सी एक बात है। ये देखो, ये बेसिक 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 अकाउंटिंग, 11 रुपए अज्यूमिंग 1 रुपया एक्सपेंस है, 11 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया था, 11 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया था, 18 रुपए का रेंट एक्सपेंस पे किया था, बचपन में जैसे आप करते थे। क्लोजिंग बैलेंसेस कहां आ गए, ट्रायल में। अगर ऐसी कोई चीज ना लिखी हो तो क्या कहेंगे, यही एक्सपेंस यही पेड, यही एक्सपेंस यही पेड, ये आ गया तो क्या कहेंगे, ओ ये तो पेड है, एक्सपेंस तो हम निकालेंगे जैसे 3 दिन से निकाल रहे हैं, 2 दिन से ऐसे। ओपनिंग कोई नहीं है, ट्रायल में कैश पड़ा है, क्लोजिंग वो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹1 इज स्टिल पेबल, तो एक्सपेंस बैलेंसिंग, रेंट ऑफ 6 इज प्रीपेड, तो फिर एक्सपेंस बैलेंसिंग, ये सब कुछ हम करेंगे, ये करके एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में और प्री पेमेंट पेबल है। तो ये वो ट्रायल है, असल में पूरी बात ये कि ये वो ट्रायल है जिसके अंदर पेड की फिगर होती थी। अगर किसी ट्रायल में एक्सपेंस की फिगर होनी है ना तो वो ये होता है, उस ट्रायल के अंदर जो पड़ा होता है वो सब कुछ होने के बाद पड़ा होता है, इसलिए तो आपके सवालों में कभी आया नहीं था। कैसे, अदर इन्फॉर्मेशन, उसने अकाउंटेंट ने 11 लिखा, साथ ही मालिक से पूछा कोई पेबल, उन्होंने कहा 1 रुपया पेबल, उसने ये लिखा और 12 का एक्सपेंस निकाला। किराया पे किया, हाँ भाई कोई ये इस साल का नहीं 6 महीने अगले साल का भी पे कर दिया, ये प्रीपेड, ये एक्सपेंस, ये अकाउंटेंट पढ़ा लिखा था, इसने ये सब कुछ किया, ये करके ट्रायल बनाया, एक्सपेंस क्लोजिंग पेबल, एक्सपेंस क्लोजिंग प्रीपेड, अदर इन्फॉर्मेशन खामोश है, और आपने भी कुछ नहीं करना, ये फिगर उठानी है और ये उठाकर लिख देनी है। तो ऐसा सवाल तो आपको इसलिए नहीं आता था ना कि इसमें कुछ करना नहीं होता, ठीक है। तो जिस ट्रायल के अंदर एक्सपेंस की फिगर होगी, निशानी ये है कि उस ट्रायल के अंदर क्लोजिंग प्रीपेड और क्लोजिंग पेबल नजर आएंगे। जी हाँ, यही गई हुई हैं जी, सॉरी, ठीक है जी। जिस ट्रायल, ये कल दोबारा दिखा दूंगा, जिस ट्रायल के अंदर क्लोजिंग प्रीपेड और क्लोजिंग पेबल हो उस ट्रायल में एक्सपेंस नजर आता है और अदर इन्फॉर्मेशन खामोश होती है, और जिस ट्रायल के अंदर क्लोजिंग प्रीपेड पेबल ना हो और अदर इन्फॉर्मेशन भी कुछ बता रही हो तो वो ट्रायल के अंदर पेड की फिगर होती है, एक्सपेंस हम निकालते हैं। एक टाइप 0 भी है जो मैंने बताई थी, कुछ भी ना हो तो जो एक्सपेंस वही पेड। अल्लाह हाफिज।